हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डील करेंगे सेक्शन 12 टू 16 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 12 जो बात करता है कंडीशन एंड वारंटी की, तो इसका क्लॉज 1 कह रहा है अ स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल with reference to goods which are subject thereof may be a condition or a warranty। कह रहा है जो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उसमें कोई स्टिपुलेशन अगर है, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कोई स्टिपुलेशन है विद रेफरेंस टू द गुड्स, तो या तो वो कोई कंडीशन हो सकती है या फिर कोई वारंटी। स्टिपुलेशन मतलब एक तरह से हम समझ सकते हैं कोई टर्म या फिर कोई शर्त। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसमें कोई स्टिपुलेशन है तो वो या तो कंडीशन हो सकती है या फिर वारंटी हो सकती है। क्लोज टू कह रहा है अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर एक कंडीशन है तो कंडीशन एक ऐसी स्टिपुलेशन है जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ही मेन है। द ब्रीच ऑफ विच, और अगर आप उसका ब्रीच करते हैं, इट गिव राइज टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुटेटेड, और अगर आपने कंडीशन का ब्रीच किया तो दूसरी पार्टी के पास ये राइट आ जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एज रेपुटेटेड यानी उसको खत्म मान सकता है। क्लॉज 3 कह रहा है अ वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी क्या है? एक ऐसी स्टिपुलेशन है जो कोलेटरल है टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और अगर उसका ब्रीच होता है तो दूसरी पार्टी के पास राइट आता है कि वो उसमें क्लेम करती है डैमेजेस के लिए, बट नॉट अ राइट टू रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन उसके पास ये राइट नहीं आता कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दे और उसको एज अ रेपुटेटेड माने। यानी अगर कंडीशन का ब्रीच होता है तो आपके पास ये राइट है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुटेटेड मान सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर वारंटी का ब्रीच होता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं मान सकते और ना ही आप उसको रेपुटेट कर सकते हैं। आगे कह रहा है वेदर स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल इज अ कंडीशन और अ वारंटी डिपेंड्स इन ईच केस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। की क्या जो स्टिपुलेशन है कॉन्ट्रैक्ट में वो एक कंडीशन है या वारंटी है, तो वो हर केस, जो हर कॉन्ट्रैक्ट का केस है उसके नेचर पर डिपेंड करती है, उसके कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करती है। स्टिपुलेशन में भी एक कंडीशन कह रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट में स्टिपुलेशन है वो एक कंडीशन भी हो सकती है, थो कॉल्ड अ वारंटी द कॉन्ट्रैक्ट, और उसको वारंटी भी कहा जा सकता है। यानी स्टिपुलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को हम एज अ स्टिपुलेशन ऑफ द वारंटी भी ट्रीट कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि कब एक कंडीशन को हम एक वारंटी भी ट्रीट कर सकते हैं। अभी हमने लास्ट सेक्शन में, प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा, सेक्शन 12 में उसका क्लॉज 4 कह रहा है लास्ट में कि स्टिपुलेशन जो है उस अगर वो कंडीशन है, कंडीशन हो सकती है लेकिन फिर भी हम उसको वारंटी ट्रीट कर सकते हैं। उसके बारे में सेक्शन 13 कह रहा है कि वेर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर। कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट बना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और उस पर कोई कंडीशन लगी और वो कंडीशन ऐसी है दैट इज टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर, जो सेलर को फुलफिल करनी है। द बायर में वेव द कंडीशन, यहाँ पे बायर के पास राइट आ जाता है कि वो उस कंडीशन को वेव कर सकता है, छोड़ भी सकता है, या फिर इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन, और अगर उस कंडीशन का ब्रीच होता है तो बायर के पास ये राइट होता है कि वो उसको ब्रीच ऑफ कंडीशन ना मानकर उसको एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करे और उसको कोई भी एज अ ग्राउंड फॉर द रेप्यूटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट ना करे। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर वो ब्रीच ऑफ कंडीशन को एज अ ब्रीच ऑफ वांटेड ट्रीट कर रहा है तो उसके पास ये राइट ही नहीं है कि वो उसको कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट करे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट करने का राइट सिर्फ तब आता है जब ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है, ना कि ब्रीच ऑफ वारंटी, और इस केस में वो ब्रीच ऑफ कंडीशन को एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर रहा है। अब सेक्शन 13 का क्लॉज 2 कहता है वेर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सेवरेबल एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स और पार्ट देयर ऑफ, द ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेल कैन ओनली बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी एंड नॉट एज अ ग्राउंड फॉर रिजेक्टिंग द गुड्स। इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सेल का और वो इस तरह का से इस तरह के गुड्स हैं जो बायर को मिले हैं कि उनको जो भी गुड्स उसके पास आए हैं वो उनको अलग नहीं कर सकता, और उसने उन गुड्स को एक्सेप्ट भी कर लिया है या फिर उसका कोई भी पार्ट एक्सेप्ट कर लिया है। अब अगर सेलर ने किसी भी कंडीशन का ब्रीच किया तो बायर बायर ने जब वो गुड्स एक्सेप्ट कर लिया, उनका गुड्स गुड्स का कोई पार्ट एक्सेप्ट कर लिया, तो अब वो उस ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मानेगा, अब उसको ब्रीच ऑफ वारंटी मानेगा क्योंकि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है एंड नॉट ग्राउंड फॉर रिजेक्टिंग द गुड्स, और अब उनको गुड्स को वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। क्योंकि वो गुड्स को रिजेक्ट तभी कर सकता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट को रेपुटेटेड तभी मान सकता है तब ब्रीच ऑफ द कंडीशन हुआ हो और ना कि ब्रीच ऑफ वारंटी। और यहाँ पे गुड्स एक्सेप्ट करने के बाद ब्रीच ऑफ कंडीशन भी एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट की जाएगी, अनलेस कि उनके बीच में पहले ही कोई टर्म या फिर कोई भी एग्रीमेंट ना हुआ हो इस चीज को लेकर। सेक्शन 14 कहता है इम्प्लाइड अंडरटेकिंग एज टू टाइटल in a contract of sale unless the circumstances of the contract are such
एज टू शो डिफरेंट इंटेंशन देयर इज। ओके, कह रहा है क्लॉज 1 कह रहा है एन इम्प्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर दैट इन द केस ऑफ सेल ही हैज राइट टू सेल द गुड्स। कह रहा है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो तो इसमें इम्प्लाइड कंडीशन लग जाती है सेलर के पार्ट पे कि अगर वो गुड्स सेल कर रहा है तो उसके पास ये राइट है कि वो गुड्स को सेल कर सकता है। इन द केस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल, और अगर एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है देन ही विल हैव अ राइट टू सेल द गुड्स, तो उसके पास गुड्स सेल करने का राइट होगा, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल में हम फ्यूचर में गुड्स डिलीवर करते हैं या फिर फ्यूचर में सेल होती है, तो आपको अच्छे से पता ही होगा। तो कह रहा है अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो उसके पास राइट होगा फ्यूचर में he will have a right to sell the goods at the time when the property is to clause pass. B कह रहा है an implied warranty that the buyer shall have and enjoy quiet possession of the goods, और यहाँ पे implied warranty है, पहले implied condition थी, यहाँ पे implied warranty है कि जब बायर को गुड्स दिए जाएंगे तो बायर के पास राइट होगा कि वो उसको कि वो उनका क्वाइट पोसेशन एंजॉय करे। सी कह रहा है एन इम्प्लाइड वारंटी दैट द गुड शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और इनकम्बरेंसी। आप याद रखिएगा कि क्लॉज 1 में कंडीशन है, बी में वारंटी है और सी में भी वारंटी है, कि यहाँ पे इम्प्लाइड वारंटी आ जाती है कि जो गुड्स डिलीवर्ड किए गए हैं बायर से सेलर को, वो किसी भी चार्ज या फिर किसी भी इनकम्बरेंस से फ्री होंगे इन द फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी नॉट डिक्लेयर्ड और नॉन टू द बायर बिफोर और एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेड जब बना था, बायर को सेलर ने बताए थे या नहीं बताए थे उससे कोई मतलब नहीं है, सेल से पहले या बाद में, लेकिन ये इम्प्लाइड वारंटी होगी कि जो गुड्स हैं वो किसी भी चार्जेस से फ्री हैं। सेक्शन 15 कह रहा है सेल बाय डिस्क्रिप्शन, यानी जो सेल हुई है वो डिस्क्रिप्शन के द्वारा हो रही है। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है बाय द डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन आ जाती है कि जो गुड्स हैं वो उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही होने चाहिए। एंड इफ द सेल इज बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, और अगर सेल सैंपल से भी हुई है और डिस्क्रिप्शन से भी हुई है, डिस्क्रिप्शन से भी हुई है, दोनों चीजें उसमें, तो सिर्फ ये सफिशिएंट नहीं होगा कि जो बल्क ऑफ द गुड्स हैं वो सैंपल के हिसाब से हो, अगर जो गुड्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं है, यानी दोनों के हिसाब से होनी चाहिए, यानी डिस्क्रिप्शन के और सैंपल के हिसाब से, दोनों के हिसाब से, और ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है। अब आता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसके जो है सेक्शन 16, जो बात करता है इम्प्लाइड कंडीशंस एज टू क्वालिटी और फिटनेस, यानी क्वालिटी और फिटनेस की इम्प्लाइड कंडीशंस के बारे में जो आप गुड्स खरीद रहे हो। साथ ही इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बात करता है कैवेट टेम्पटर के बारे में, यानी लेट द बायर बी अवेयर, जब बायर अपना सामान खरीद रहा हो तो वो जागरूक होना चाहिए, उसके बारे में सेक्शन 16 बात करता है। और इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कैवेट टेम्पटर के बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। सेक्शन 16 कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट and of any other law for the timing in force, there is no implied warranty or condition as to the quality or fitness for any particular purpose of goods supplied under a contract of sale except as follows। सेक्शन 16 कह रहा है कि कोई भी implied warranty या फिर implied condition नहीं होगी गुड्स की क्वालिटी या फिर फिटनेस को लेकर फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पज ऑफ गुड्स जो सप्लाई किए गए हैं अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सिर्फ इन कंडीशंस को छोड़कर। कब कब? क्लॉज 1 कह रहा है वेयर द बायर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन मेक्स नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पज फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड, यानी जहां जहां पे जो बायर है, एक बंदा कुछ चीज परचेज करने गया और उसने सेलर को एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली उसका अपना पर्टिकुलर पर्पज बता दिया कि मैं गुड्स किस लिए खरीद रहा हूँ, सो एज टू शो दैट द बायर रिलाइज ऑन द सेलर्स स्किल और जजमेंट, और इस तरह बताया कि वो अब सेलर की स्किल पर या फिर उसके जजमेंट पर पूरा रिलाई कर सकता है। एंड द गुड्स आर ऑफ अ डिस्क्रिप्शन विच इट इज इन द कोर्स ऑफ द सेलर्स बिजनेस टू सप्लाई वेदर ही इज अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर और नॉट, चाहे वो मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर हो या नहीं। तो यहाँ पे अब इम्प्लाइड कंडीशन आ जाती है कि जो गुड है उसी के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से एकदम फिट होने चाहिए, यानी आप किसी शॉप पे जाते हैं, बायर कोई किसी शॉप पे जाता है और वो सेलर को पूरा डिस्क्रिप्शन दे देता है कि भाई मुझे कैसे गुड्स चाहिए, और अब वो उसके स्किल पर रिलाई कर रहा है कि मुझे उस तरह के गुड्स देगा, और अगर वो उस तरह के गुड्स नहीं देता है तो यहाँ पे सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन सेक्शन 16 का क्लॉज 1 का प्रोविजो ही इसके एक्सेप्शन में बताता है, कहता है प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल of a specified article under its patent or other trade name, there is no implied condition as to its fitness for any particular purpose, यानी ऊपर बताया है कि ये implied condition होगी कि
कि गुड्स उस पर्पज से एकदम फिट होंगे। लेकिन इसका प्रोविजो कहता है कि अगर सेलर ने आपको गुड्स दिए और आप उसको पेटेंटली देख पा रहे हैं, यानी सामने से देख पा रहे हैं कि गुड डिफेक्टिव है, तो अब सेलर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, ना कि सेलर। क्लोज 2 कह रहा है वेयर द गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, यानी जब हम एक सेलर से गुड खरीद रहे हैं और हम उसी तरह के गुड्स खरीद रहे हैं जिस तरह के गुड्स में वो डील करता है, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल बी ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी। तो यहाँ पे एक इम्प्लाइड कंडीशन आ जाती है कि जो क्वालिटी होगी गुड्स की वो एकदम उसी हिसाब से होगी जिस तरह की वो सेल कर रहा है। प्रोवाइडेड दैट, इसकी एक्सेप्शन भी क्लॉज टू अपने आप ही बियर करता है, वो कहता है इफ द बायर हैज एग्जामाइंड द गुड्स दैट देयर शैल बी नो इम्प्लाइड कंडीशन, यानी जब बायर गुड्स खरीद रहा है और बायर उनको एग्जामाइन कर चुका है कि वो उस क्वालिटी के नहीं है जिस पर सेलर डील करता है, तो यहाँ पे सेलर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती और इसके लिए सेल्स के लिए सेलर लाइबल नहीं होगा, बायर खुद लाइबल होगा। क्लॉज 3 कह रहा है एन इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू द क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज में बी एनेक्स्ड बाय द यूसेज ऑफ अ ट्रेड, यानी कोई भी इम्प्लाइड वारंटी लग सकती है या फिर इम्प्लाइड कंडीशन लग सकती है किसी भी गुड्स की क्वालिटी या फिर फिटनेस को लेकर, अगर हम ये मान लेते हैं कि जो एक पर्सन है वो उसी तरह के गुड्स में डील करता है, यानी ये यूसेज बन चुका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी दुकान से कोई सामान लेके आते हैं अक्सर, और उससे हम बहुत टाइम से सामान खरीद रहे हैं और हमें पता है कि जो इसके गुड्स होते हैं वो एकदम परफेक्ट क्वालिटी के होते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक इम्प्लाइड वारंटी या फिर इम्प्लाइड कंडीशन लग जाता है और वो हमारा एक तरह से यूसेज ऑफ द ट्रेड बन जाता है। और यहाँ पे अगर क्वालिटीज ऑफ द गुड्स में कोई भी अगर डिफेक्ट निकलता है तो उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। And last clause is an express warranty or condition does not negative a warranty or condition implied by this act unless inconsistent therewith, यानी कोई भी अगर एक्सप्रेस वारंटी है या फिर एक्सप्रेस कंडीशन है वो नेगेटिव नहीं की जाएगी अनलेस कि ये एक्ट के साथ ही इनकंसिस्टेंट ना हो।